These my dollars make it hurt. हेलो टू माय तबाही फैमिली, मैं नहीं जैन। अब तो अपन लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने लग गए हैं, समझने लग गए हैं, पहचानने लग गए हैं। आप लोगों ने तो अब पढ़ना भी चालू कर दिया है, नोट्स बनाना भी चालू कर दिए हैं। बहुत अच्छे से पता है मैं प्लेयर 1। अपन लोग पूरा साल एक गेम में खेलते खेलते मैथ्स पढ़ लेंगे, सारी एग्ज़ाम साथ में क्रैक कर लेंगे, सारी एग्ज़ाम साथ में क्लियर कर लेंगे और बहुत फटाफट लेवल अप करते जाएंगे और फिर प्रो हो जाएंगे अपने गेम में। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, parle.in को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, आपके ही फ़ायदे की चीज़ें हैं। आपके डाउट्स क्लियर करने का पूरा अरेंजमेंट कर रखा है टेलीग्राम के ग्रुप पे। तो पढ़ले 11th जेई नीट का जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे अपना चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, टेस्ट सीरीज़ आ जाएगी, टेस्ट आ जाएंगे इसके लिए। ये चैप्टर से जेई में भी क्वेश्चंस आते हैं। सेट्स इंडिविजुअल पे इतने क्वेश्चंस फ्रेम नहीं हो सकते थे। अब जेई लेवल के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो आज मैं भी क्लास में कराने वाली हूँ वो कवर होने वाले हैं। इसीलिए टेस्ट सीरीज़ को एनरोल कर लो। इट इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज़ एंड यू शुड पिच द टेस्ट सीरीज़ एंड माई लेक्चर्स विथ utter excitement and energy. So let's get started with the game. रिलेशंस एंड फंक्शंस, अपन ने पिछली क्लास में ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हमें फंक्शंस और अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस को स्टडी करना है। तो अपन स्किप करते हैं फंक्शंस पे, अपन डायरेक्टली जंप करते हैं फंक्शंस पे। तो लास्ट क्लास में अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टडी कर लिया था, रिलेशन स्टडी कर लिया था और फंक्शंस अब हमें देखना है कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस तो ना ये डब्बा है, इसके बारे में और कुछ मुझे भी नहीं पता। फंक्शंस मतलब ये डब्बा है, उसमें अपन कोई इनपुट डालते हैं तो वो हमें एक आउटपुट निकाल के दे देता है। वो कुछ तो होता है अंदर, कोई ऑपरेशन होता है अंदर फंक्शन के अंदर। या तो हमने जैसे रिलेशंस को डिस्क्राइब किया था वैसे कोई सेट ऑफ ऑपरेशन होता है। वो डबल करके भी दे सकता है, मतलब y इज़ इक्वल टू 2x भी मिल सकता है, y इज़ इक्वल टू 3x भी मिल सकता है। ये डब्बा ट्रिपल भी कर सकता है, ये डब्बा स्क्वायर करके भी दे सकता है, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। और बहुत तरह के फंक्शंस हैं जो अब हम पढ़ने वाले हैं। फंक्शंस क्या होते हैं और इतने तरह तरह के फंक्शंस होते हैं, उनमें से कुछ टाइप जो हमें आना हो चाहिए, जो हमें पता होने चाहिए, जिनके ग्राफ्स बनाना हमें आना चाहिए, वो अभी हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो फंक्शन में इनपुट डालते हैं x, तो आउटपुट निकलता है y और ये जो डब्बा है ये होता है फंक्शन और इसे लिखते हैं f ऑफ x। इसे ऐसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैं आगे कवर कर लूँगी नोट्स में। तो x अगर इनपुट है, x हमारा इनपुट है, उसका जो फंक्शन है वो हमें y दे देता है, तो इसलिए y हमारा आउटपुट है। फंडा क्लियर है, बेसिक आइडिया समझ आ चुका है, कंसेप्ट बिल्डिंग हो चुकी है। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है मैथमेटिकल भाषा में वो अपन पढ़ के पॉइंट चेक करते जाएंगे। अ रिलेशन f फ्रॉम अ सेट A टू सेट B इज सेट टू बी अ फंक्शन। अब रिलेशन और फंक्शन का आपस में क्या मेल जोल है, फंक्शन रिलेशन से कैसे रिलेटेड है, ये लिखा हुआ है इधर कि if every element of set A has one and only one image in set B, मतलब A के एलिमेंट के बस एक ही इमेज है सेट B में, मतलब किन्हीं भी दो पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। जो हमने स्टडी किया था x, y, जिसमें x हमारा फर्स्ट एलिमेंट था, तो ये जो सेट होने वाला है इनमें कोई भी फर्स्ट एलिमेंट्स सेम नहीं होने वाले हैं। इनमें से कोई भी एलिमेंट्स इक्वल या सेम नहीं होंगे, तब वो एक फंक्शन बनेगा। अ रिलेशन
एफ, मतलब अ रिलेशन एफ, एक स्पेसिफिक रिलेशन की बात हो रही है एफ, जो सेट ए से सेट बी में है, मतलब ए इज रिलेटेड टू बी, is said to be a function if every element of A has one and only one image in set B. मतलब सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट्स सेम ना हो, या फिर B में हर A की, हर X की B में एक यूनिक इमेज हो, B में एक ही इमेज हो, तो वो फंक्शन कहलाता है. द नोटेशन x to y, इसको रीड करते हैं अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, जिसमें x हमारी, कैपिटल X हमारी डोमेन है फंक्शन की और कैपिटल Y हमारी को डोमेन है फंक्शन की. डोमेन, को डोमेन, ये वाले टर्म्स रिलेशंस वाले टर्म्स ही यूज़ होंगे. पिछली क्लास में जो हमने डोमेन, को डोमेन और रेंज का मतलब सीखा था, वो सारी की सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं. जैसे जब एक एलिमेंट होता है स्मॉल x जो कैपिटल X को बिलोंग कर रहा है, मतलब हमारी डोमेन को बिलोंग कर रहा है स्मॉल x, तो उसके लिए कैपिटल Y में एक यूनिक Y होता है, मतलब हमारी को डोमेन में एक यूनिक सेकंड एलिमेंट होता है जो X से रिलेटेड होता है. ऑफ कोर्स जैसे रिलेशन में डिस्क्रिप्शन थे, मतलब रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है फंक्शन. कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमने नैरो डाउन करके रिलेशंस बनाए, और रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है फंक्शन. तो हर फंक्शन एक रिलेशन तो है ही, इसीलिए हर एलिमेंट x y से रिलेटेड है, वहाँ पे हर y भी यूनिक है. ये फंक्शन की स्पेशलिटी है, ये फंक्शन की प्रॉपर्टी है. तो जो वो यूनिक एलिमेंट है y, उसे हम डिनोट करते हैं f ऑफ x से. यही बात मैंने इधर लिख दी थी. उसे रीड करते हैं f ऑफ x, या फिर द वैल्यू ऑफ f एट x, मतलब x इनपुट डालने पे जो वैल्यू मिलेगी, जो आउटपुट मिलेगा, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x, और द इमेज ऑफ x अंडर फंक्शन, या द इमेज ऑफ x अंडर f. ये तीन तरीके हैं इसे रीड करने के, और इसे लिखते हैं ऐसे. The set of all values of f of x taken together is called the range of function or image of capital X under function. मतलब image of द डोमेन अंडर द फंक्शन, मतलब उस जो डब्बा था, वो जो फंक्शन था, उसके अंडर ऑपरेट करने वाले x की, उसके अंदर ऑपरेट करने वाली डोमेन की जो इमेजेस हैं, द सेट ऑफ इमेजेस इज रेंज. यही बात हमने रिलेशन में भी देखी थी. रेंज असली में क्या है? सेट ऑफ इमेजेस. तो सिंबॉलिकली रेंज को कैसे लिखते हैं? रेंज बिलोंग्स टू कोडोमेन, और रेंज है f ऑफ x के बराबर, मतलब जो अपना y है वो f ऑफ x के बराबर है फॉर सम स्मॉल x इन कैपिटल X, मतलब x बिलोंग्स टू इट्स डोमेन कैपिटल X. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम एक और बार पढ़ के टिक करते जाते हैं. रिलेशन जिसमें एक x पे एक यूनिक y मिलता हो, मतलब सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट्स सेम ना हो, वो कहलाता है फंक्शन. इसका नोटेशन है x टू y, मतलब अ फंक्शन फ्रॉम x टू y. ये नोटेशन भी क्लियर है. हर x के लिए एक यूनिक एलिमेंट y होता है जो उस x से रिलेटेड होता है. सीधी सरल बात. उसको हम लिखते हैं f ऑफ x और बोलते हैं f ऑफ x या फिर द वैल्यू ऑफ f एट x, या फिर द इमेज ऑफ x अंडर f. ये पॉइंट भी चेक है. द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज टेकन टुगेदर इज रेंज. ये पॉइंट भी चेक है. उसको सिम्बॉलिकली कैसे लिखते हैं, ये पॉइंट भी चेक है. अब बात आती है अ फंक्शन विच हैज़ ईदर ब्ला 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 ब्ला. इसको मैं अच्छे से लिखूं या सरल भाषा में लिखूं, तो जब अपनी डोमेन
और रेंज R को बिलोंग करती है या रियल नंबर का कोई सबसेट होती है तो हम उसे कहते हैं रियल फंक्शन। ठीक है, लेकिन जब अगर सिर्फ रेंज रियल नंबर को बिलोंग करती है या रियल नंबर का सबसेट होती है तो उसे हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। बस यही बात लिखी हुई है इस पॉइंट में, और ये बस याद रख लो दिमाग के किसी कोने में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस पे नहीं आते हैं। हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन से पढ़ लेते हैं। जैसे कि वेन डायग्राम हमेशा इजी था, वैसे ही विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी ईजियर है। यहाँ पे 1 की इमेज है A, 2 की इमेज है A और 3 की इमेज है A। 1 की एक ही इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है और 3 की भी एक ही इमेज है। तो क्या ये फंक्शन है? हाँ, ये एक फंक्शन कहलाएगा। सेकंड वाले में 1 की एक इमेज है A और 1 की दूसरी इमेज है B, मतलब 1 की 2 इमेजेस हैं। तो ये फंक्शन है क्या? नहीं, ये यही रूल आउट हो गया। ये एक फंक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास यूनिक y नहीं है। इसके पास a भी एक y है और b भी एक y है, मतलब इसमें 1, a भी एक एलिमेंट होगा और 1, b भी एक एलिमेंट होगा। और हमने ये देखा था कि फर्स्ट एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब ये 1 और ये 1 सेम हो ही नहीं सकते, इसलिए ये एक फंक्शन हो ही नहीं सकता। थर्ड केस में A की एक इमेज है, B की एक इमेज है, C की एक इमेज है, तो हाँ ये फंक्शन है। जैसे पहले एग्जाम्पल में मल्टीपल इनपुट्स पे एक ही आउटपुट मिल रहा था, 1 डाला, 2 डाला या 3 डाला A ही आ रहा था, तो भी वो फंक्शन था। लेकिन सेकंड वाले पे अपन ने एक इनपुट पे मल्टीपल आउटपुट्स आए तो वो फंक्शन नहीं था। इसलिए ये बात समझ आ गई होगी कि मल्टीपल इनपुट्स चलेंगे पर मल्टीपल आउटपुट्स नहीं चलेंगे। एक x के लिए, एक इनपुट के लिए मल्टीपल आउटपुट नहीं चलेगा। एक x डाला है तो एक ही y निकलना चाहिए, मतलब हर x के लिए एक यूनिक y होना चाहिए। बहुत सारे x पे सेम y मिल सकता है, पर एक x पे एक ही y मिलना चाहिए। रोस्टर फॉर्म में अपन समझ लेते हैं इसी बात को, विजुअल फॉर्म में नहीं समझ आ रही हो तो, या और बेटर हो जाएगा कंसेप्ट जब अपन तीनों फॉर्म्स में इस बात को समझ लेंगे। तो ये 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। इनमें से कोई भी फर्स्ट एलिमेंट्स रिपीट हुआ नहीं, इसका मतलब ये फंक्शन है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 कोई फंक्शन, कोई फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हुआ नहीं, सो दिस इज अ फंक्शन। 2, 2, 3, 4, 2, 2, 2 रिपीट हो गया, मतलब अगर इसका अपन ने ये बनाया होता तो यहाँ पे 2 2 से भी रिलेटेड होता और 2 4 से भी रिलेटेड होता, जैसा इधर सेकंड एग्जाम्पल था। तो इसीलिए ये एक फंक्शन नहीं है। फोर्थ एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, yes this is a function। यही बात अपन ग्राफिकली भी देख लेते हैं। अब बहुत सारे नए ग्राफ्स तुमको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे नए ग्राफ्स कैसे बनाने हैं, ग्राफ्स कैसे सीखते हैं, वो समझ आएगा। तो अभी मैं कुछ ग्राफ्स, अगर कोई ऐसा ग्राफ है, ठीक है, और अपन ने एक x पे, मतलब कोई एक x डिसाइड किया और देखा कि इस पे कितने y मिल रहे हैं, तो ये एक y मिला, इसे नीचे एक्सटेंड किया तो ये एक और y मिल गया हमें। इसका मतलब हमें एक x के लिए 2 y मिल गए, मतलब एक x के लिए यूनिक y नहीं मिला हमें, एक x की, एक प्री इमेज की मल्टीपल इमेजेस मिल गई हमें। तो क्या ये एक फंक्शन है?
नहीं, एक फंक्शन नहीं है। ये ग्राफ है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का। उसी जगह अगर मैं तुम्हें ये वाला ग्राफ बताऊं, y इज इक्वल टू रूट एक्स का, जो सेम बात मैंने लिखी है, उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। तो उस पे जब मैं एक x ट्रेस करूंगी तो वो एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू रूट एक्स इज अ फंक्शन, बट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज नॉट अ फंक्शन। वैसे ही अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखना चाहूं तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है। उसमें अगर मैं एक x ट्रेस करूं तो वो एक ही जगह इंटरसेक्ट करता है। इसका मतलब येस दिस इज अ फंक्शन। तो क्या बात सीखी कि अगर ग्राफिकली देखना है तो हमें एक x को ऊपर और नीचे ट्रेस करना चाहिए, मतलब हमें y के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। उससे हमें वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है उससे हमें पता चल जाएगा कि उसकी यूनिक इमेजेस हैं। तो हमें y के पैरेलल एक लाइन ट्रेस करके देखनी चाहिए, उससे हमें पता चल जाएगा कि यूनिक इमेजेस हैं कि नहीं है। ये ग्राफिकल तरीका था पहचानने का कि कोई दिया गया रिलेशन एक फंक्शन है या नहीं। अब फटाफट अपन कुछ बेसिक फंक्शंस देख लेते हैं, उससे आगे के चैप्टर्स बहुत इजी हो जाएंगे। कुछ फंक्शंस नॉलेज में होने चाहिए। आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन बेसिकली क्या है, जो इनपुट डाला वही आउटपुट निकल जाए। मतलब जब मैंने इस डब्बे में x डाला तो मुझे आउटपुट में भी x ही मिल जाए। तो x डालने पे x मिल गया तो वो बन गया आइडेंटिटी। ठीक है, वही बात इधर लिखी हुई है, f ऑफ x इज इक्वल टू x, मतलब y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो जो इनपुट डाला वही आउटपुट मिल गया। इसमें डोमेन भी R है, रेंज भी R है, और इसका ग्राफ ऐसा होगा y इज इक्वल टू एक्स जैसा। ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन। फटाफट दूसरे पे आते हैं। जो जितना इजी है और जो जितना इम्पोर्टेंट है उसे उतना ही टाइम देना, टाइम के वर्थ इट टॉपिक्स रखना। सेकंड, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मतलब आप इनपुट डाले जा रहे हो पर एक ही आउटपुट मिल रहा है। मतलब इनपुट 1 डाला लेकिन आउटपुट वही 3 मिला, इनपुट 2 डाला आउटपुट 3 मिला, इनपुट 4 डाला आउटपुट 3 मिला, इनपुट 5 डाला आउटपुट 3 मिला। तो अपन इनपुट चाहे कुछ भी डालें आउटपुट कांस्टेंट ही मिल रहा है। सो दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। इसकी डोमेन R है पर रेंज एक कांस्टेंट फंक्शन सिंगलटन सेट C है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब बेसिकली एक पॉलिनोमियल अपन ने पढ़ रखा है क्या होता है। पॉलिनोमियल 3 डिग्री पॉलिनोमियल होता है। 3 डिग्री पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल है 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1। सो ये बना देगा एक पॉलिनोमियल फंक्शन। मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। यहां पर क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ए नॉट प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x स्क्वेयर प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n। ठीक है, तो ये x इधर है, ये n उसकी पावर में है, ये x के ऊपर पावर 1 है, और ये 0 1 और ये वाला n ये सबस्क्रिप्ट में है इधर भी। ठीक है, तो ये कुछ टाइपिंग एरर हो गया। रैशनल फंक्शन। रैशनल नंबर्स क्या होते थे, p अपॉन क्यू फॉर्म के। तो रैशनल फंक्शन क्या होगा, f ऑफ एक्स अपॉन g ऑफ एक्स टाइप का। तो एक रैशनल फंक्शन का एग्जाम्पल है f ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2।
जिसका डोमेन हो जाएगा r एक्सेप्ट -2, क्योंकि डिनोमिनेटर है x+2। अब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसलिए x -2 नहीं हो सकता। तो इसकी डोमेन है r एक्सेप्ट -2 और इसकी को डोमेन है रियल नंबर्स। ये दो और इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स हैं जो पता होने चाहिए। y = x², ये मैंने अभी ड्रॉ करके भी बताया था, और y = x³। ठीक है। द मॉड्यूलस फंक्शन। अब मॉड्यूलस फंक्शन अभी तक नहीं पढ़ा था अपन ने, ये एक नया पार्ट है, ICSE वालों को पता होगा। मॉड्यूलस फंक्शन ना x की नेगेटिव वैल्यू पे भी पॉजिटिव आंसर देता है। मतलब अगर x -5 है तो मॉड्यूलस फंक्शन लगाने के बाद आउटपुट +5 मिलेगा। अगर x 3 है तो आउटपुट 3 ही मिलेगा, पर अगर x -3 है तो आउटपुट +3 मिलेगा। इसका मतलब वो कर क्या रहा है, पॉजिटिव x के लिए आंसर पॉजिटिव दे रहा है और नेगेटिव x के लिए आंसर एक और माइनस साइन मल्टीप्लाई करने के बाद पॉजिटिव बनाकर दे रहा है। तो अगर x पॉजिटिव है तो आंसर वही रहेगा पॉजिटिव, पर अगर x नेगेटिव है तो आंसर उसका भी नेगेशन, उसका भी नेगेटिव, मतलब आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। इसे कहते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। तो जब तक वो पॉजिटिव है तब तक तो वो पॉजिटिव ही है, लेकिन जब अपना y = x वाला ग्राफ नेगेटिव जाने लगता है, मतलब उसकी y की वैल्यूज़ नेगेटिव आने लगती है, तब वो उसे उठा के एज इट इज़ ऊपर पॉजिटिव वाले सेक्शन में रख देता है। मतलब ये वाले ग्राफ का इस वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन लेकर ऊपर डाल दिया एज इट इज़। तो ये y = x है और ये y = -x है। तो x = 0 के लिए और x 0 से बड़ा है उसके लिए हम मॉड्यूलस ऑफ x को ऐसे डिनोट करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ x को x के बराबर लेते हैं और 0 से छोटे x के लिए हम मॉड्यूलस ऑफ x को -x लेते हैं, ताकि -3 3 बन जाए। ठीक है, बहुत ईजी है। इसका डोमेन होता है r, मतलब x पूरे रियल नंबर लाइन की कितनी भी वैल्यूज़ ले सकता है, कोई भी वैल्यूज़ ले सकता है, और उसकी रेंज होती है r पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव ही तो आ रहे हैं, देखो नेगेटिव में तो कोई भी वैल्यूज़ नहीं आ रही है, इंक्लूडिंग 0 आ रहा है और पॉजिटिव रियल नंबर्स आ रहे हैं। सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन भी नाम पता नहीं क्या है, पर बहुत इजी चीज़ है। अ रियल फंक्शन डिफाइंड बाय, इसको लिखने का तरीका ऐसे है या SGN ऐसे है। जब x पॉजिटिव है तो सिग्नम फंक्शन 1 के बराबर है, जब x 0 है तो सिग्नम फंक्शन 0 के बराबर है, जब x नेगेटिव है तो सिग्नम फंक्शन -1 के बराबर है। मतलब बेसिकली सिग्नम फंक्शन क्या है, x/मॉड्यूलस ऑफ x। x/मॉड्यूलस ऑफ x को जब x > 0 है तो अपन कैसे खोलेंगे, जब x > 0 है तो अपन लिख देंगे x/x, वो हो जाएगा 1। जब x = 0 है तो ये 0 होता है, दे रखा है इन्होंने, और जब x <0 है, मतलब x नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा x/-x, वो हो जाएगा -1। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए x/मॉड्यूलस ऑफ x। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आगे की कहानी है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बाद की बात है, इसको अभी के लिए तुम इग्नोर कर सकते हो इस स्टेटमेंट को। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पॉजिटिव x के लिए 1, नेगेटिव x के लिए -1 और 0 पे 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलता है, जहाँ पे भी वो है उससे छोटा वाला जो इंटीजर होगा, उससे पहले का जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। मतलब अगर 5.5 है तो 5.5 से जस्ट पहले वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 4, 3 नहीं 5। तो
अगर ये नंबर लाइन पे मैं 5.5 पे हूँ, इधर मेरा 5 है, इधर 6 है, तो ये बोलता है कि उसके जस्ट पहले वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर इज़ द आंसर। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 5.5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो it assumes the value of the greatest integer less than or equal to x। अब अगर वैल्यू ही 1 दे रखी है तो 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आउटपुट भी 1 ही देगा, पर अगर इनपुट अपन ने 1.1 डाला है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आउटपुट 1.1 की जगह 1 देगा। जैसे f ऑफ x, अगर x -1 से 0 है, मतलब अगर x इस रेंज में लाई कर रहा है, तो वो आउटपुट देगा नंबर लाइन पे जस्ट पिछला सबसे बड़ा इंटीजर, मतलब -1। अगर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो जस्ट पिछला सबसे बड़ा इंटीजर, मतलब 0। अगर 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है तो जस्ट पिछला सबसे बड़ा इंटीजर, मतलब 1। वैसे ही 2 से 3 में लाई कर रहा है तो जस्ट पिछला सबसे बड़ा इंटीजर 2, एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। -3 से -2 की बात करें तो सबसे बड़ा पिछला इंटीजर, मतलब -3। ठीक है, तो अभी अपन ने कितने तरह के फंक्शंस पढ़े उसका एक क्विक रिकैप करते हैं और फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा, जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट निकलेगा। फिर हमने कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा, जो भी इनपुट डालोगे उसके लिए कांस्टेंट आउटपुट ही निकलेगा। फिर हमने पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा, कोई इनपुट डालोगे तो a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 an(x⁴n) फॉर्म का आउटपुट निकलेगा। जो इनपुट डालोगे इस फॉर्म का आउटपुट निकलेगा। ये दो ग्राफ्स हैं, अगर इनपुट x डालते हैं तो f ऑफ x इज इक्वल टू x² का आउटपुट ऐसा दिखता है, और अगर इनपुट x डालते हैं तो f ऑफ x इज इक्वल टू x³ का आउटपुट ऐसा दिखता है। मॉड्यूलस फंक्शन, जो भी इनपुट डालोगे उसका मॉड्यूलस ले लेगा, इसका मतलब x या -x। x तब जब x 0 या के बराबर हो या उससे बड़ा हो, और -x तब जब x 0 से छोटा हो। सिग्नम फंक्शन, जो भी इनपुट डालोगे उसका सिग्नम ले लेगा, इसका मतलब 3 आउटपुट देगा, या तो 1 फॉर r पॉजिटिव, 0 फॉर x इज इक्वल टू 0 एंड -1 फॉर r नेगेटिव। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब जो भी इनपुट डालोगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेगा, मतलब या तो वो अगर एक इंटीजर है तो आंसर वही आ जाएगा, और वो अगर एक इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट पहले वाली इंटीजर वैल्यू वो अज्यूम करके आउटपुट रिपोर्ट कर देगा। अपन फटाफट कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी से थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के हैं। Find the domain for which the function 2x - 1 and 1 - 3x are equal। ये तो एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद तो 2x² - 1 इज इक्वल टू 1 - 3x बोल दिया इन्होंने। अब अपने को डोमेन फाइंड करना है, इसका मतलब अपने को परमिसिबल वैल्यूज फॉर x फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो अपन इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसे मैं लिख दूंगी 2x² प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो 2x माइनस 1 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0,
यहाँ से अपने को मिल जाता है x इज इक्वल टू -2 कॉमा +½ मतलब x बिलोंग्स टू सेट -2 कॉमा ½ सो दिस इज द डोमेन। ठीक है, अगर समझ नहीं आया हो तो एक बार पॉज करो, फिर से पूरा सॉल्व करो खुद से और फिर उसे आराम से देखो, हो जाएगा सॉल्व, आ जाएगा समझ। बस दो फंक्शंस दिए हैं जिन्हें इक्वेट करके हमें x की परमिसिबल वैल्यूज निकालनी है। मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ। एक बार पॉज करके क्वेश्चंस खुद ट्राई करते जाना और उसके बाद सोल्यूशन मैच कर लेना। सोल्यूशन मैच ना हो तो फिर सोल्यूशन को पूरा समझ लेना, मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसे ध्यान लगाकर सुन लेना। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन x-4 अपॉन x-4, ऊपर वाले का मॉड्यूलस लिया हुआ है। अब x-4 पॉजिटिव वैल्यूज कब अज्यूम करेगा, मतलब x-4 के ही बराबर कब होगा? जब मॉड x देखा था हमने तो हमने दो कंडीशंस ली थी, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या x इज लेस देन 0। मतलब इधर हम फिर से दो कंडीशंस लेंगे, x-4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या x-4 इज लेस देन 0। ठीक है, तो पहली कंडीशन x-4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। इसके लिए पॉजिटिव से ही ओपन होगा, वो x-4 अपॉन x-4 बन जाएगा 1। और दूसरी कंडीशन x-4 इज लेस देन 0 मतलब x इज लेस देन 4, तो इसके लिए वो होगा माइनस ऑफ x-4 अपॉन x-4, तो ये बन जाएगा -1। तो इसका जो रेंज है, इसका जो आउटपुट है, मतलब फंक्शन अपने को दे रखा था, तो इस फंक्शन का अपने को जो आउटपुट मिला वो है -1 कॉमा +1, सॉरी, मतलब ये है अपनी रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन गिवन बाय। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये जेई लेवल का क्वेश्चन है। इसमें अपने से बस डोमेन पूछी है, पर अपने को जो फंक्शन दिया है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है, रूट भी है, और वो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। हम बेसिक सोचना चालू करते हैं। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। इसका मतलब हमें इसे पॉजिटिव रखना है। हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। इसके फैक्टर्स लिखने के बाद हम जब नंबर लाइन पे GIF को प्लॉट करेंगे, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को प्लॉट करेंगे, तो हम ये वाला पूरा एरिया और ये वाला पूरा एरिया कवर करेंगे। तो हमारा GIF, आप वैल्यूज रख के भी देख सकते हैं। GIF को -2 से छोटा कुछ भी रखिए, ये सेटिस्फाई करेगा, और 3 से बड़ा कुछ भी रखिए, ये सेटिस्फाई करेगा। -2 और 3 के बीच में किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर एग्जाम्पल 0 - 3 इज -3 एंड 0 + 2 इज +2, -3 × +2 इज -6 एंड -6 इज नॉट ग्रेटर दैन 0। तो ये किन्हीं भी वैल्यूज़ के लिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। GIF की रेंज है -∞ से -2 यूनियन 3 से ∞। अब ये तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज मिली है, हमें x की डोमेन निकालनी है, मतलब हमें x कहाँ से कहाँ तक जा सकता है वो निकालना है। यहाँ पे रेंज का मतलब फंक्शन की रेंज नहीं था, रेंज मतलब बस एक स्ट्रेच ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो अपन ने ग्राफ सीखा है वो यूज़ करूँगी। ये 3 है, ये 4 है, तो ये 3 पे क्लोज रहेगा, 4 पे ओपन रहेगा।
ये -2 है, ये -3 है, तो ये -3 पे क्लोज्ड रहेगा और 2 पे ओपन रहेगा। तो अब अपना जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो -2 इंक्लूड नहीं कर रहा है, -2 तक जा रहा है। तो अपना x भी यहाँ तक तो जा ही सकता है, -2 के थोड़े से पहले तक, क्योंकि जैसे ही वो -2 पे पहुँचेगा वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2 -1 के बराबर होता है, इसलिए हम -2 ले नहीं सकते हैं, -2 के थोड़े से पहले तक रह सकते हैं। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -2, ये पार्ट तो ग्राफ से क्लियर हो चुका है, वो यहाँ तक तो जा सकता है, क्योंकि जैसे ही हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2 निकालेंगे तो वो -1 आ जाएगा। तो इसीलिए हम x को -∞ से -2 तक ले जा सकते हैं, -2 के बराबर नहीं कर सकते हैं। अब हमारा GIF 3 से ∞ तक जा रहा है, तो अगर हम x को 3 रखते हैं तो GIF 3 आ जाएगा, x को 3 पॉइंट समथिंग रखते हैं तो भी GIF 3 आ जाएगा, x को 3.5 रखते हैं तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 आ जाएगा। मतलब जब तक हमारा x 4 ना पहुंच जाए, जैसे ही हमारा x 4 के इक्वल होगा वैसे ही हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4 आने लग जाएगा। तो इसीलिए जब तक हमारा x 4 तक नहीं पहुंच रहा है तब तक हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 देते रहेगा, और 3 हमें इंक्लूड करना नहीं है, तो हमारी x की ये होगी रेंज या x की डोमेन, मतलब x ये वाली वैल्यूज ले सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नहीं समझ आया हो तो फिर से स्टार्टिंग से देख लेना। दूसरा क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ फंक्शन f गिवन बाय x² + 2x + 1 अपॉन x² - x + 6 इज इक्वल टू f(x). इसकी डोमेन कैसे निकालते हैं? ये जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x -2 या 3 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सब कुछ चलेगा, तो x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट -2, 3। दिस इज द आंसर। अब अपन आ जाते हैं अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस पे। ये इस चैप्टर की लास्ट सब हेडिंग है, उसके बाद अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम नंबर्स को ऐड कर लेते थे, जैसे हमने सेट्स में ऑपरेशंस लगाए थे, वैसे ही अब हम फंक्शंस में भी ऑपरेशंस लगा सकते हैं। एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस मतलब f + g हो जाएगा f(x) + g(x). सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल फंक्शन मतलब f - g हो जाएगा f(x) - g(x). मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर मतलब किसी कांस्टेंट स्केलर का अल्फ़ा फॉर एग्जांपल फंक्शन से मल्टीप्लिकेशन किया है तो वो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू फंक्शन ऑफ x। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस मतलब एक फंक्शन f का दूसरे फंक्शन g से मल्टीप्लिकेशन किया है तो बन जाएगा f(x) इंटू g(x). और 2 का डिवीजन किया है मतलब f/g बन जाएगा f(x) डिवाइडेड बाय g(x). ये सारे के सारे बस अलजेब्रा ऑन रियल फंक्शंस थे। अपन एक क्वेश्चन करेंगे तो इस की क्या वर्थ है इस टॉपिक की ये समझ आ जाएगा। ये 2 सेट दे रखे हैं, 2 फंक्शंस दे रखे हैं और अपने को बस ये 4 ऑपरेशंस लगाने हैं। 4 अलजेब्रा जो अपन ने अभी पढ़ा उनके ऑपरेशंस लगा के कौन सा किसका सेट है ये बताना है। तो f - g सबसे पहले अपन देखते हैं 2,4 - 2,5 करते हैं अपन तो वो बन जाएगा 2, -1।
फिर 5,6 में से 7,1 तो सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, इनका फर्स्ट एलिमेंट ही सेम नहीं है, x तो सेम होना चाहिए ना। अब 8,-1 और 8,4 में अपन ऑपरेशन कर सकते हैं, तो 8,-1 माइनस मतलब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़ -1 -4 हो जाएगा -5। फिर 10,-3 और 10,13 में 10,-16 हो जाएगा ये। f प्लस जी अगर अपन करते हैं तो ये बन जाएगा 2,9। 5,6 और 7,1 में तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये 8 वाले का जब अपन करेंगे तो ये बन जाएगा 8,3। 10,-3 और 10,13 में अपन करेंगे तो बन जाएगा 10,10। f इंटू जी अगर अपन करते हैं तो बन जाएगा 2,20, 8,-4, 10,-39। बस कॉमन सेम फर्स्ट एलिमेंट्स देखते जाओ, जहाँ पे वो सेम मिल रहे हैं वहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को एज इट इज़ रख के उनके आउटपुट्स को अपन फंक्शन के पे ऑपरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब अपन आउटपुट्स पे ऑपरेशन कर रहे हैं, इनपुट तो सेम रहेंगे, इसलिए अपन ने 2 को 2 ही रखा और 4 और 5 पे ऑपरेट कर दिया। ये बन जाएगा 2,4/5, 8,-1/4 और 10,-3/13। इससे अपन अब मैच कर लेंगे तो a का आ गया 4th, b का आ गया 3rd, नहीं सॉरी a का आया था 3rd, b का आ गया 4th, c का आ गया 2nd और d का आ गया 1st। ठीक है, ये एकदम इजी सा टॉपिक था, एकदम इजी सा चैप्टर था, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। इसमें मेन फंक्शन की रेंज निकालना, डोमेन निकालना इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब आप एनसीईआरटी सॉल्व कर लीजिए सेट्स रिलेशंस फंक्शंस की, और कोई भी रेफरेंस उठाएंगे तो उसमें सेट्स रिलेशंस फंक्शंस टॉपिक होगा। सेट्स के अकेले क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे सिंगेज और ऐसे रेफरेंसेस में, तो वहाँ से रेफरेंस सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। डाउट्स आए तो डाउट्स टेलीग्राम पे डालते जाइएगा। टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छे से सॉल्व करना। जो जेई लेवल वाले क्वेश्चंस हैं, वो जो उतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं या जो एनसीईआरटी से ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, उनके लिए बेस थ्योरी यही है। इनको यूज़ करके उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना, थोड़ी प्रैक्टिस करना। अब अपना मैथ्स कैलकुलेटिव होने वाला है, अब अपना मैथ्स स्टार्ट हो गया है, अपन ने फाउंडेशन बना लिया है और अपन ने 2 लेवल्स भी क्लियर कर लिए हैं। सो वी हैव जस्ट लेवल्ड अप। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, गुड डे, पीस आउट। These my dance make it hurt.